अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काशिम मुमताज़ टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। पाकिस्तान अपनी तारीख के 12वें इलेक्शन से गुजर रहा है। पाकिस्तान में जो भी तरक्की का काम हुआ है वो तालीम में, सेहत में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंसाफ की फराहमी में, वो या तो डोनर एजेंसीज़ की मरून मिन्नत है या किसी दोस्त ममालिक की इमदाद के ज़रिए हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान में जितनी हुकूमतें आईं, टैक्स निज़ाम को मजबूत करना उनकी तरजीहात में नहीं शामिल था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अवाम कर्ज़ों तले दबती रही और पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला गया। 22 करोड़ की आवाम में 12 लाख टैक्स पेयर हैं। अब ये कैसे बढ़ाए जा सकते हैं? हम कोशिश कर रहे हैं अपने प्रोग्राम से कि लोगों को अवेयरनेस दें कि टैक्स देना उनकी ज़िम्मेदारी है। आज हमने स्टूडियो में दावत दी है जनाब नाज़िश लुत्फ़ी साहब को, जो माशी सूरत-ए-हाल पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और हमारे पहले भी प्रोग्राम में आ चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे और हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है जनाब अब्दुल्ला यूसुफ साहब ने, जो साबका चेयरमैन है FBR, उनसे भी बात करेंगे। पहले नाज़िश लुत्फ़ी साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान में किस तरह का टैक्स निज़ाम आना चाहिए? क्योंकि ये इलेक्शन का दौर है, लोगों को ये आगाही होनी चाहिए कि वो देखें कि जिसको वोट दे रहे हैं, तो किस तरह का एक निज़ाम आना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इलेक्शन का ज़माना है, हमें ये पता चलना चाहिए कि जो पिछली गवर्नमेंट्स ने काम किया है और क्या उसमें फैसिलिटीज़ पैदा की हैं लोगों के लिए कि वो उसकी तरफ राग़िब हों। जब तक आप लोगों तक कोई चीज़ नहीं पहुंचाएंगे, जब तक उनका एतमाद बहाल नहीं होगा, जब तक वो आपको टैक्स देने के लिए नहीं। अगर 10 साल पहले की हम बात करें तो 2.2 मिलियन टैक्स पेयर थे इस मुल्क में, जो अब 1.2 मिलियन रह गए। मतलब 10 साल की इस दो गवर्नमेंट्स के अंदर हमने 1 मिलियन टैक्स पेयर को कम होते हुए देखा है। महंगाई बढ़ती गई, महंगाई बढ़ती चली गई और टैक्स पेयर्स कम होते चले गए। कैसे आपके ख्याल में, आप क्योंकि आप दुनिया की दूसरी माशी कंट्रीज़ पे भी उनकी इकोनॉमी पे नज़र रखते हैं, तो आप कैसे समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या ज़रूरत है? क्योंकि हम पहले की बातें तो चले हम करते रहेंगे, लेकिन आगे अब क्या करना चाहिए? क्या ऐसे स्टेप लेने चाहिए जो हमें सही टैक्स निज़ाम की तरफ लेके जाएं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान है क्या, ताकि लोगों को, नाजरीन को ये पता चले कि पाकिस्तान क्या मुल्क है, हमारे क्या वसाइल है, हमारे पोटेंशियल क्या है और हमने उन पोटेंशियल्स को कितना यूज़ कर सके। ये सारी गवर्नमेंट जो हमने 70 साल में हमने ली है। पाकिस्तान एक मुल्क है जो अमेरिका की रियासत टेक्सास से तकरीबन छोटा मुल्क है। सही है। उस मुल्क के अंदर आपको दुनिया की हर किस्म की क्रॉप मिलती है। अभी हम यहाँ एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में बैठते हैं और कुछ लोग हमारे वहाँ पे हीटर ऑन करके बैठे हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जंगल मौजूद है, समंदर मौजूद है, रेगिस्तान मौजूद है, पहाड़ मौजूद है। मीन्स दुनिया की हर वो मिनरल मौजूद हैं जो किसी दुनिया के मुल्कों में, शायद 4-5 मुल्कों में ये वसाइल मौजूद होंगे जो पाकिस्तान में मौजूद है। 1100 किलोमीटर का कोस्टल एरिया, और जो सबसे बड़ी ताकत इस मुल्क की है वो है नौजवान, जो ऑलमोस्ट 60% के करीब है, जो 21 साल से कम है। इकोनॉमिक टर्म्स में हम उसको कहते हैं, जो गोरे कहते हैं, मैं नहीं कहता, जो कहते हैं कि अगर किसी मुल्क में 50% से ज़्यादा यूथ मौजूद हो तो उसकी तरक्की को खुदा भी नहीं रोक सकता। सही है। तो अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पे इतने वसाइल मौजूद हैं, आपका कोस्टल एरिया प्लस आपकी जो मुल्क की लोकेशन है, तो बुनियादी वजह क्या है इस पूरा जो डाउनफॉल है, इसकी वजह क्या है? गवर्नर्स नंबर 1, नंबर 2, हम अपने मुल्क से सिंसियर ही नहीं है। अगर हम करने के लिए चाहें तो क्या हम एक्सप्लोर नहीं कर सके? बलूचिस्तान, आपका सिर्फ बलूचिस्तान इस मुल्क को 200-300 साल चला सकता है। हमने क्या वहाँ पे काम किया? हम उन चीज़ों पे चले गए जो दिखावे के लिए तो ज़रूर नज़र आती हैं कि जो ट्रेन्स बना रहे हैं और हम दूसरी चीज़ें लेके आ रहे हैं, मगर ये वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। आज अब अगर आप IT को देखें, दुनिया में अब बसेस आने लगी हैं, ट्रक्स बनने जा रहे हैं जो बगैर ड्राइवर के चलने लगे। ठीक है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल बहुत है पाकिस्तान में, अल्लाह ने बहुत नवाजा है इस मुल्क को, लेकिन ज़रूरत गवर्नेंस की है। पोटेंशियल सिर्फ इतना नहीं है, इतना पोटेंशियल है जो दुनिया के और किसी मुल्क में मौजूद नहीं है। अच्छा, ये हमें अब्दुल्ला यूसुफ साहब ने ज्वाइन किया, उनसे बात करें। अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपने देखा कि अभी हमारे मेहमान बात कर रहे थे, पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन ये जो टैक्स का निज़ाम है ये डिटेरिएट कर रहा है, इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? देखें, मैं पहली बात तो ये है कि अभी जिस तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो पोटेंशियल है मुल्क का, जी, आई टोटली एग्री विद दैट, और माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा है। जी,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारा जो मसला है ना, वो जैसे गवर्नेंस की बात की, नीयत की बात है, फिर वो जो है ना हर चीज़ हैज़ टू, ये जो हमारा पोलिटिसाइजेशन हो जाती है और फिर वेस्टेड इंटरेस्ट के चक्कर आते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, ये चीज़ें जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली दे डोंट लेट अस मूव फॉरवर्ड इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो अब ये जो बेसिक इशू है, जो टैक्सेशन की जो बात है, देखें उसके लिए अब एक जो पहली बात है वो ये है कि हमारी मोस्ट ऑफ आवर इकोनॉमी इज़ कैश इकोनॉमी एंड नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। अब आपके पास वो जो बाय डिजाइन रखी गई है, बाय डिफॉल्ट है? नहीं, ये तो एक हिस्टोरिक चीज़ चली आ रही है और उसके ऊपर उस तरह से जो होता है ना डॉक्यूमेंटेशन वाली जो एक चलने के लिए भी एक ज़रूरत होती है, उस पे आप नहीं जाते बिकॉज ऑफ योर वेस्टेड इंटरेस्ट। सही। तो इसलिए अब सवाल ये है कि इस सिचुएशन को आपने टैकल कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है। बिल्कुल ठीक है। चूंकि आपका जो इस वक्त जो प्रॉब्लम चल रहा है ना टैक्सेशन की साइड पे, वो आपके दो मेन एरियाज बनते हैं। एक आपकी एडमिनिस्ट्रेशन साइड है, ठीक है, जिसमें कि हमारा टैक्स गैप जो है ना, वो जो लास्ट एक किया था सर्वे, उसके मुताबिक कोई 79% बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपया कलेक्ट कर रहे हो तो आप 79 कलेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, अब इसको हमने हैंडल कैसे करना है इन दिस एनवायरनमेंट एंड सिचुएशन दैट वी आर इन, वो है सिस्टमेटाइजेशन थ्रू ऑटोमेशन। और ऑटोमेशन का जो अब प्रिंसिपल है वो आपकी एक आपका सोल आइडेंटिफायर। तीन पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आ चुकी हैं और तीनों पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को ये पता था, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। जब ये इलेक्शन आने वाले हैं तो ये आने वाली हुकूमत जो भी आएगी, क्या वो ये करेगी? देखें, मैं ये कहता हूं कि अब जो भी हुकूमत हो, ये चीज ऐसी है which is in the national interest absolutely necessary। ठीक है। और आपको हर हालत में वे फॉरवर्ड जो है इसका, उसके ऊपर चलना होगा। ठीक है। और वो वे फॉरवर्ड जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं, जो कि दुनिया में ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है, वो आपने सोल आइडेंटिफायर की बेसिस के ऊपर, ठीक है, जितनी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थर्ड पार्टी सोर्सेज है ना, वहां से आपको इंफॉर्मेशन लेनी होगी। ठीक है। और उस सारी इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर फिर आपने रीच आउट करना होगा टू ऑल दोज पोटेंशियल टैक्स पेयर्स हु आर नॉट कमिंग टू यू एंड विल नॉट कम टू यू। ठीक है। तो अब ये जो बात है, ये मैं कहता हूं कि ये चीज जो है ना, ये ऐसी नहीं है खुदा ना खास्ता कि जी बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। ठीक है। की जाने हमें हर हालत में करनी होगी और उसके लिए हमें चाहिए नीयत राइट एट द टॉप, एंड दैट देन हैज टू बी फ्लोइंग डाउनवर्ड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। तो एक आपका ये साइड है जो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, जिसके लिए हमें ये चेंज लाना होगा। दूसरी साइड है हमारी टैक्स पॉलिसी। ठीक है। अब टैक्स पॉलिसी में क्या है कि तीन मेन सेक्टर्स बनते हैं। एक आपका है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, contributing about 21% to the economy and 66% to the taxes. ठीक है। Number 2 है services sector, contributing 58% to the economy and 33% to the taxes. ठीक है। फिर आता है तीसरा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, contributing 21% to the economy and less than 1% to the taxes. ठीक है। तो ये अब ये देखिए आप, ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी जो है, और ये पॉलिसी अब कौन बनाएगा? इट हैज टू बी द गवर्नमेंट ऑफ द डे। और ये इतनी ज्यादा उसमें जो गैप आ रहा है, व्हाई आर वी नॉट एक्चुअली डीलिंग विद इट एंड हैंडलिंग हुकूमत जो है उसका तो इंटरेस्ट नजर ही नहीं आता ना। देखिए, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि तीन पॉलिटिकल गवर्नमेंट गुजर चुकी हैं, किसी ने भी एक एरिया को भी टैप करने की कोशिश नहीं की, जो इतनी बातें आपने की हैं। अब मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि अब ये जो भी हिस्टोरिकली चीजें चलती आ रही हैं, गोइंग फॉरवर्ड इट इज इनएविटेबल, वी हैव टू रियली गेट इनटू दिस, बिकॉज अब आप देखें जिस तरह से आपका डेट में जो इजाफा चल रहा है,
और आपकी जो डेट सर्विसिंग है आज नंबर 1 आइटम इन आवर बजट इज 1.6 ट्रिलियन रुपीज डेट सर्विसिंग विच इज ओनली द इंटरेस्ट चार्जेस। बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ जो है हम आगे नहीं लेके चल पाएंगे और इसके लिए हमने हर हालत में ये जो चीज़ है, जो हमने रेवेन्यू का जो हमारा पोटेंशियल है, हमने हर हालत में कलेक्ट करना होगा। ठीक है। बिकॉज वी कांट कैरी ऑन विद द फिस्कल डेफिसिट ईच ईयर। तो आपके ख्याल में ये कोई इतना बड़ा इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ विल की जरूरत है। Absolutely, in my view, this is mainly the requirement. Okay. और वो एक दफा अगर आप इस चीज पे फोकस करोगे ना नियत के साथ कि जी हर हालत में मैंने करना ही है और करना मैंने है अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है। ये नहीं है कि इसको पकड़ लो और उसको छोड़ दो। ठीक है। Everybody who falls into that category, he has to be accountable. ठीक है, ठीक है। अब्दुल्ला साहब हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपसे भी बात करेंगे, अपने मेहमान नाज़रीन लूसी साहब से भी बात करेंगे। नाज़रीन वापस आते हैं ब्रेक से और बात करते हैं अपने मेहमानों से कि अब क्या करना चाहिए लोगों को टैक्स निज़ाम की बेहतरी के लिए, लोग क्या किरदार अदा कर सकते हैं। वापस आते हैं ब्रेक से। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में बेहतरी कैसे आ सकती है। हम बात करते हैं नाज़िर साहब से कि माइंड सेट, अब्दुल्ला यूसुफ साहब ने बात की कि जी ये एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है और कुछ जो सोर्स ऑफ इनकम है उनमें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, टैक्स में कंट्रीब्यूशन कम है, उनको इन लाइन लाने की ज़रूरत है। लेकिन माइंड सेट कैसे चेंज हो सकता है? जी नाज़िर साहब। देखिए, सबसे पहले माइंड सेट करने के लिए हमें जो चाहिए कि हम डिलीवर कर सकें। ठीक है। जो लोगों का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, वो कॉन्सेप्ट यही है कि मैं टैक्स क्यों पे करूं जब मैं टूटी हुई रोडों पे जाता हूं। अच्छा। जब मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, जब मेरे पास बिजली नहीं है, जब मेरे पास पानी नहीं है, और जब ये सारी चीज़ें जो मैं टैक्स, मेरे टैक्स से वो चीज़ें मुझे नहीं मिलती जो मुझे मिलनी चाहिए, बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं, तो मैं टैक्स क्यों पे करूं? तो हम ऐसे सवाल है कि चिकन कम फर्स्ट या एग कम फर्स्ट? तो बेसिक भी है, पे करेंगे पहले तो मिलेगा या पहले मिलेगा? हम टैक्स तो किसी न किसी तरीके से जो एक आम आदमी है वो पे कर रहा है। अगर आप देखें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो अमीर आदमी को तो हिट नहीं करता मगर गरीब आदमियों को बहुत हिट करता है। ठीक है। मतलब जहां आप हर चीज में आप इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, हर चीज में वो पे कर रहा है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। मतलब आप उससे जबरदस्ती टैक्स ले रहे हैं, राइट? उस आदमी के ऊपर तो वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा। अगर वो 3-4-5 हज़ार रुपए का फर्क आता है तो एक अमीर आदमी के लिए तो 5-10 हज़ार रुपए की तो दुनिया में वैट तो दुनिया में दुनिया भर में जहाँ डेवलप कंट्रीज हैं, जहाँ टैक्स का निजाम है, देखिए पूरी दुनिया में, मगर जब आप टैक्स पे करने के लिए जाते हैं और अपने एक्सपेंसेस शो करते हैं बिलो पॉवर्टी, तो वो आपको टैक्स रिटर्न भी तो मिलता है। अच्छा। आपको पैसा भी तो पाकिस्तान में जब वो टैक्स ही नहीं पे करता तो टैक्स रिटर्न पैसा उसको मिलेगा कैसे अगर उसने एक्स्ट्रा पे किया है? तो हमें सबसे पहले वी हैव टू डिलीवर समथिंग टू गेट द मनी। हमें ये शो करें कि हमारी गवर्नमेंट सिंसियर है लोगों को कुछ डिलीवर करने की। ठीक है। तो अब आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? क्या इस जो इनडायरेक्ट टैक्स है उनको खत्म कर देना चाहिए, उनके रेट को रिड्यूस करना चाहिए? क्या आपका क्या सजेशन है? देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस को जब तक हम कम नहीं करेंगे, जब तक ये इन्फ्लेशन का जो एक समंदर चला आ रहा है, जो भी मजीद हम देखेंगे 7-8% कह रहे हैं बढ़ जाएगा इस साल। 7-8% नहीं जी, 20% से ऊपर बढ़ जाएगा इन द नेक्स्ट 90 डेज। मतलब जो इस वक्त हमारी कंडीशन है कि $10 बिलियन से ज्यादा हमारे फॉरेन रिजर्व्स रह गए हैं। जो हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो ट्रेड डेफिसिट है वो जिस तरह इंक्रीज होता जा रहा है, उसके बाद जब हम IMF के पास पैसा लेने के लिए जाएंगे तो उस वक्त जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी वो आप कैसे बेयर करेंगे? सबसे पहली चीज जो IMF पूछती है वो ये पूछती है कि जो हम आपको लोन देने के लिए जा रहे हैं उसका इस्तेमाल क्या करेंगे और इसको रीपे कैसे करेंगे। और जब आप उसको रीपेमेंट के लिए आप अपने एक प्लान उनको देते हैं तो उस प्लान में वो साथ में बताते हैं कि जी हम इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करते, हमारे नजदीक आपको बिजली की कीमत बढ़ानी है, जो ये एक्स्ट्रा पैसा आएगा ये हम लेंगे, ये गैस की कीमत हमारी इकोनॉमी की कंडीशन वनरेबल मतलब है बहुत ज़्यादा। और मतलब जिस तरह की पोर्ट्रे की जा रही थी आज से 2 महीने पहले जब नई पिछली हुकूमत थी, तो ये सूरत हाल में ख्याल सही नहीं थी। बिल्कुल, अगर आपको याद हो कि फरवरी में हमने एक प्रोग्राम किया था जब मैं पाकिस्तान आया हुआ था, तो हमने डिस्कस किया था, मैंने बताया था मैं ये खदशा है कि जून तक हम डॉलर की कीमत 125 रुपए तक देख लेंगे, जो उस वक्त 107 और 106-107 के दरमियान थी।
और अभी ये मजीद प्रेशर में आएगा। जो हमारी इस वक्त कंडीशन है, जो हमारे ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट की जो हालत है, उसमें आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकेंगे? जो सबसे बड़ा चैलेंज नई गवर्नमेंट के लिए होगा वो ये होगा कि हाउ टू कूप अप विद दिस सिचुएशन। ठीक है, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो आपके ख्याल में सूरत हाल बड़ी जो है ब्लिंक है और बड़ा खतरनाक सूरत हाल है? सूरत हाल बहुत 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 ज्यादा खतरनाक है, मगर पाकिस्तान के पास वो सारे वसाइल मौजूद हैं कि अगर कोई इसको प्रॉपर गवर्नेंस मिल जाए तो पाकिस्तान इससे बेहतरीन तरीके से। अब्दुल्ला यूसुफ साहब से पूछते हैं कि अब्दुल्ला यूसुफ साहब, आपके दौर में भी एक एमनेस्टी आई थी, अभी भी एक एमनेस्टी इस वक्त मौजूदा है 31 जुलाई तक, क्या फर्क है? और ये क्या एमनेस्टी हमेशा आती रहेंगी? किस तरह ये इस एमनेस्टी से हमारी जान छुड़ेगी? मैंने जैसे पहले भी गुजारिश की है, हमने जो एक काम बहुत ज़रूरी करना होगा वो है हमारा एफर्ट टू सिस्टमेटाइज एंड ऑटोमेट द होल सिस्टम, जिसमें कि आप जब वो सारी जो इंफॉर्मेशन है ना वो आपके पास आ जाती है और आपके सामने आ जाती है, तो फिर आप रीच आउट करोगे टू ऑल दोज पोटेंशियल टैक्स पेयर्स हु आर नॉट विद यू एट द मोमेंट एंड दे विल नॉट कम विद यू आल्सो। नहीं देखिए, ठीक है, लेकिन अभी जो हाँ जी प्लीज जी, ये तो मैं कहता हूँ कि ये एक एडहॉकिज्म है, इट इज नॉट रियली एक आपका जो लॉन्ग टर्म एक सोल्यूशन के तौर पे, और फिर उसका आपको रिजल्ट भी मिलना है, बेनिफिट भी मिलना है, जो आपका जो टैक्स गैप है उसको आपने मीट करना है प्राइमरीली टू स्टार्ट विद, और फिर दूसरी साइड जैसे मैंने कहा कि आपको टैक्स पॉलिसी को भी फैसला करना होगा, जहां पे आपने उसको छोड़ा हुआ है इस वक्त कि जी इधर से मैं लूंगा टैक्स लेकिन इधर से नहीं लूंगा। तो ये चीजें जो हैं भाई, अगर आपका एक मिनिमम इनकम बियॉन्ड दैट थ्रेशोल्ड जो भी आपका बनता है, उससे आपने जब इंक्रीज कर रहे हो अपनी इनकम के सोर्सेज जहां से भी आए, वो तो टैक्स तो फिर आपको पे करना ही है ना, वट एवर इज द रेट दैट हैज बीन लेविड। तो इसलिए ये चीजें जो है ना ये बुनियादी हैं और जरूरी हैं। एमनेस्टी स्कीम्स आर हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें, दे हैव नेवर बीन सक्सेसफुल। साहब, ये जो अब्दुल्ला यूसुफ साहब ने बात की, ये आप देखेंगे एमनेस्टी स्कीम कोई 6ठी या 7वीं एमनेस्टी, हर दफ़ा हुकूमत ये वक्त कहती है कि जी आखिरी दफ़ा है, तो ये कैसे ये लोग जो रेगुलर टैक्स देते हैं वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो ये किस तरह इससे जान छूटेगी? देखिए, सबसे पहले जो एमनेस्टी स्कीम हम लेके आते हैं उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि पैसा आए पाकिस्तान में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आएँ और उससे हमें जो बेनिफिट हो। मेरे नज़दीक इसको अगर हम दो तरीके से लें, मतलब एक तो ये कि फॉरेन एक्सचेंज बढ़े, दूसरा जो इस मुल्क से ब्रेन ड्रेन हुआ है जी, उसको हम किस तरह पाकिस्तान में ला सकते हैं, जो ऑफ कोर्स किस तरह ला सकते हैं, किस तरह कि जब तक आप उनको वो फैसिलिटीज नहीं देंगे, उनको ये यकीन नहीं कराएंगे कि जी आप अगर पाकिस्तान में आके बिजनेस शुरू करेंगे तो हम आपको हर तरीके से फैसिलिटेट करेंगे, आप उनको डिफरेंट ऑप्शंस दे सकते हैं कि आपको 10 साल के लिए टैक्स की छूट दी जा सकती है ताकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, हमें नौकरियां चाहिए, इंसेंटिव्स देंगे, आप गाड़ी टैक्स फ्री ला सकते हैं, आपके घर आप खरीद सकते हैं, प्लॉट आपको सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर गवर्नमेंट दे सकती है। जब तक आप वो चीजें नहीं करेंगे, और उसके तरीके भी हो क्योंकि उसका गलत यूज भी किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान का नाज़िर साहब असल मसला जो है ना, जो पाकिस्तान में अपनी वेल्थ है, जो लोगों का अपना बिजनेस है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में। देखिए, वो तो आप वो बात कर रहे हैं ना कि आपको जो यहाँ की वेल्थ है उसको यूज करने का, तो वो तो यहाँ पे आपकी गवर्नेंस बेहतर करेगी ना, आपका सिस्टम डेवलप करेंगे आप। जब तक सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे तो यहाँ के लोगों का, अब जब आप बाहर के पैसे की बात करते हैं, मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं वो ब्रेन की बात कर रहा हूँ जो दुनिया की तरक्की में शामिल हुए हुए और पाकिस्तान से चले गए, उनको हम किस तरह ला सकते हैं पैसे के साथ, और उनके दिमाग को किस तरह यूज कर सकते हैं कि हम इस मुल्क को बेहतर बना सकते। ठीक है अब्दुल्ला साहब, ये एमनेस्टी की बात हो रही थी, आपके दौर में जो एमनेस्टी आई थी उसमें और ये जो एमनेस्टी आज मौजूदा है इसमें क्या फर्क है, और ये क्यों इस तरह, मतलब 2000 की बात है, मुझे याद है कि 2000 में एमनेस्टी आई थी और उसके बाद भी 2-3 एमनेस्टी आई हैं, तो ये हमेशा क्यों एमनेस्टी दी जाती है और लोग इनकरेज भी करते हैं उसको, लोग एक्सेप्ट भी करते हैं? देखें, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो एमनेस्टी स्कीम्स हैं ना,
हिस्टोरिकली ये कभी भी सक्सीड नहीं की, अच्छा। दे हैव नेवर बीन सक्सेसफुल। और उसूली तौर पे मैं ये कहूँगा कि ये जो है ना, ये एक एडहॉकिज्म है हमारे उसके लिए कि बस चलें अब हमें आज थोड़ा सा ये मिल जाए, इधर से ये इजाफा हो जाए, वो हो जाए। बुनियादी बात जो है वो, जैसे मैंने गुजारिश पहले भी की है, वो है हमारा एफर्ट ऑन सिस्टमेटाइजेशन थ्रू ऑटोमेशन। ठीक है, ताकि आपके पास तब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है थर्ड पार्टी सोर्सेज से वो आपके पास आ जाती है जब, तो फिर आप उसको यूज करके आपने फिर उस बंदे को कन्फ्रंट करना है विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। देखिए उसमें क्या है, इंफॉर्मेशन हर लेवल की होगी। मसलन आपने घर खरीदा है, गाड़ी खरीदी, ट्रैवल अब्रॉड किया, यूटिलिटी बिल्स पे किए, और अब जो हो रहा है ना दुनिया में वो है कि आपके बैंक अकाउंट में जो भी डेबिट और क्रेडिट हुआ वो इलेक्ट्रॉनिकली इज मेड अवेलेबल टू द टैक्स अथॉरिटीज। और उसकी बेसिस के ऊपर, अब मैं मिसाल देता हूं, एक कंट्री लाइक चिली, उन्होंने क्या किया हुआ है कि 37 सोर्सेज हैं उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज के जहां से सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और फिर उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आपकी रिटर्न ड्यू है ना, 1 महीना भी रहता है तो आपको एक ईमेल आ जाएगी कि जी हमारे ख्याल में ये आपकी रिटर्न बनती है, तो आप इसको देख लें, इफ यू वांट टू मेक एनी अमेंडमेंट्स, तो दैट इज व्हाट वी थिंक। लेकिन सर ये जो एफबीआर का इमेज है और पॉलिसी मेकर की विल नहीं है, इसके साथ आप कैसे समझते हैं कि लोग इस चीज के साथ आगे बढ़ेंगे? मतलब ये, मैं तो आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि देखें, अब ये जो चीज़ है ना, एक तो पहली बात है कि ये एक बड़ी ही बुनियादी रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। वी कैन नॉट कैरी ऑन continuing with the deficits that we are having every year. We have to have much more income. और income आपकी कहाँ से आनी है? यही तो sources है हमारे। तो उसके लिए अब हमने जो करना है वो आपकी नीयत at the top, जैसे मैंने कहा, और फिर उसकी आगे enforcement की बात है, implementation की बात है। तो वो चीज जो है वो खुदा ना खास्ता नहीं है कि जी बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। एफबीआर की इन्फोर्समेंट जो है ना, हैरेसमेंट में तब्दील हो जाती है बड़ी, तो उसको भी चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। देखिए वो तो मैं ये कहता हूं कि जब आप सिस्टमेटाइजेशन के ऊपर फोकस करेंगे ना, तो फिर किसी की डिस्क्रेशन वाली बात जो है ना वो नहीं रहेगी। उसको भी कर्टेल करना चाहिए, डिस्क्रेशन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है, भी डिस्कशन तो नहीं चाहिए हमें। हमें तो चाहिए एक जो चीज है ट्रांसपेरेंटली सामने आनी चाहिए, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, तो दैट हैज टू बी देन इम्प्लीमेंटेड। ठीक है सर, मैं नाजिर साहब से बात करूं। नाजिर साहब, ये अमेरिका में जब आप लोग वोट कास्ट करते हैं या जो भी अमेरिकन वोट कास्ट करें, क्या वो देखते हैं कि लोग टैक्स पेयर हैं, या ये मतलब एक अनूनी सी बात है कि कोई आदमी टैक्स पेयर ना हो वहां पे, ऐसी सूरत हाल हो, या लोग इस बात को मार्क करते हैं वहां भी? देखिए, टैक्स पेयर तो हर शख्स है, मतलब वो अगर टैक्स पे बिलो पॉवर्टी है, अगर वो टैक्स पे नहीं भी करता तो फाइल ज़रूर करता है, और उसका सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो है, सोशल सिक्योरिटी नंबर, वो आपकी एक एक चीज़ को वाजे कर देता है। और पाकिस्तान में जो हमें ब्रेक लेना, वापस आते हैं फिर आपसे बात। नाज़रीन, वापस आते हैं ब्रेक से, बात करते हैं कि डेवलप कंट्रीज़ में किस तरह लोग जो हैं अपने कैंडिडेट्स को देखते हैं, किस तरह उनको वोट मार्क करते हैं, कैसे वो टैक्स की इंपॉर्टेंस को देखते हैं। वापस आते हैं ब्रेक से और फिर बात करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे नाजिर साहब से कि दूसरी डेवलप कंट्रीज़ में लोग किस तरह देखते हैं जो कैंडिडेट होते हैं। हमें बात करते हैं कि वोट देते वक्त कैसे देखते हैं वो अपने कैंडिडेट को। जी नाजिर साहब, देखिए, जब टैक्स, जो लोग टैक्स पे करते हैं और जो बिलो पॉवर्टी है, उनको ऑफ कोर्स टैक्स रिटर्न भी आता है, और उनको वो पैसे जो उन्होंने एक्स्ट्रा पे किए, जो वेलफेयर कहलाता है, जी हाँ, वो भी मिलते हैं, और जब उनकी अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसमें भी उनको बेनिफिट मिलते हैं। प्लस उनको जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, उसके लिहाज से भी उनको बेनिफिट मिलता है। तो हर आदमी टैक्स देने के लिए आता है, और एक सिस्टम बना हुआ, और स्पेशली जो पाकिस्तान में नादरा का सिस्टम डेवलप किया है, जिस तरह अब्दुल्ला साहब बात कर रहे थे कि अगर हम उसको सबको चैनलाइज कर दें कि आपकी बिजली के बिल से ही आप चेक करना शुरू करें, एक आदमी
जो है, जो टैक्स ही नहीं पे करता और 60,000 रुपए महीने के वो बिजली का बिल पे करता है, तो इट्स सो सिंपल टू कैच हिम अप। यू नो, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो आपको रोक सकती है उसको पकड़ने में। जो बच्चों की फीस 50-50 हजार रुपए महीना पे कर रहे हैं स्कूल में, आप उनको पकड़ने में कौन सी कबात है? जो आपके टेलीफोन के बिल पे कर रहे हैं, जो बिजली के बिल पे कर रहे हैं, गैस के पे। आदिल साहब, हमारे पास खबर आई कि जी 60% जो कैंडिडेट हैं वो नॉन फाइलर हैं और हमारे यहाँ किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। अब ये जो अगर ये सूरत किसी डेवलप कंट्री में, तो आवाम का रिएक्शन क्या होगा उसके? दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। और अगर आपको पता होगा कि बहुत से जो हमारे MNA MPs थे, उन्होंने बोला कि हम तो ऑलरेडी हमारी तनख्वाह से कट जाते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि एक पर्सनल टैक्स भी है जो आपको देना है। मतलब वो ये समझे कि हमने अगर जो कटौती हो गई वो हो गई और टैक्स रिटर्न फाइल करना हमारी जरूरत ही नहीं है। तो जब आपका ये कॉन्सेप्ट होगा, जो आप बात कर रहे थे कि किस तरह हम लोगों को लेके आए टैक्स ब्रैकेट की तरफ, सबसे पहले तो हम अपने पाकिस्तानियों को ये फील कराएं कि ये इनका मुल्क है, ये होटल नहीं है। जिस तरह हम इस मुल्क में पाकिस्तान में हम लोग रहते हैं, बिल्कुल होटल की तरह के जाते हुए एक सफेद कलर की जो बेडशीट है उससे हम जूते साफ कर लेते हैं और टॉवल्स जो हम यूज नहीं कर रहे तो उसको भी जमीन पे फेंकते हैं और हम कहते हैं कि वी पेड फॉर इट। जब तक ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होगा, जब तक लोग उस तरफ नहीं आएंगे, हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमारा मुल्क है और इसको हमें हेल्प आउट करना है। और इसके लिए हमारे लीडर जो है उनकी सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो अपना रोल किस तरह अदा करते हैं। जब तक आपके अब मिसाल ले अगर मलेशिया की, मुअत्तर मोहम्मद 93 ईयर्स ओल्ड एक आदमी को जो दुनिया की हिस्ट्री डेवलप कर गया कि उसको 22 साल के बाद दोबारा उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया सिर्फ उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर, विजनरी होने की वजह से और नौजवानों ने उसको सपोर्ट किया। Exactly. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो हम इस मुल्क को, लोगों को एहसास दिलाए कि इनका घर है और इस घर को हमने मिलके इसको। लेकिन अनफॉर्चुनेट देखें, आप जितनी भी चीजें फॉलो करें, सब कहेंगे तालीम मिलेगी, सेहत मिलेगी, लेकिन टैक्स की बात करता हूं मुझे कोई नजर नहीं आता। ये मिलेगा कैसे? मतलब ये लोग नहीं पूछते लोगों से। देखिए, जब तक सिस्टम डेवलप नहीं होगा, जब तक सिस्टम इंटीग्रेट नहीं होगा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि नादरा के सिस्टम में अगर आपके ID कार्ड के अंदर सारी चीजें मौजूद हो और प्लस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो टैक्स पेयर है उसको इज्जत दी जाए। मतलब आप उसको इज्जत देंगे तो उसको ये बेनिफिट नजर आएगा कि मैं टैक्स पे करता हूं तो मेरी एक इज्जत है। ठीक है, राइट। अगर एक टैक्स पे करने वाला और नॉन टैक्स पे करने वाले की दोनों को एक ही जगह से आप ट्रीट करेंगे तो वो टैक्स पे करने वाले को क्या बेनिफिट है? अब्दुल्ला यूसुफ साहब, ये आपने देखा है आजकल पॉलिटिकल पार्टीज के जो एड्स आ रहे हैं, जो इनके खर्चे हैं कैंपेन के, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसको कैसे कैटर करता है? देखें, अब ये चीज़ जो है, ये जो अपने तौर पे अपने इदारों के जो भी खर्चे शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आई कांट से, बट इलेक्शन कमीशन शुड सी दैट। वो तो इलेक्शन कमीशन का रोल है और उसको तो जाहिर है उसका अपना रोल अदा करना होगा और करना चाहिए। और वो अच्छे खासे खर्चे वैसे जो नज़र आता है, जिस तरह से इश्तिहार चलते हैं, देयर इज़ अ ह्यूज कॉस्ट विच हैज़ टू बी देयर। ठीक है, तो ये तो अब एक आपका जो इलेक्शन करवा रहा है बॉडी, ये उसका है ना रूल और रेगुलेशंस और उसकी फिर आगे इम्प्लीमेंटेशन, वो उसको कैसे मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी को भी देखना चाहिए ना इस चीज को कि आपके पास जो पार्टी जिसको भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो टैक्स में किस तरह, टैक्स के मामला में किस तरह उसके मैनिफेस्टो है टैक्स के हवाले से। देखें, ये बात जो है टैक्स वाली बात जो है ना, ये अगर आप एक्सपेक्ट करो कि जी कोई भी जो इलेक्शन में आपको वोट देगा वो पहले आपको ये देखेगा कि आपने टैक्स पेयर हो या नहीं हो और कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, दैट इज नॉट गोइंग टू बी प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, ये तो नहीं होता ना कि वो सारा एक पूरा डेटा जो है वो अवेलेबल हो रहा है कि भाई ये टैक्स पेयर है और कितना टैक्स पेयर। लेकिन डेवलप कंट्रीज में देखा जाता है सर। नहीं, वो तो देखें, अब हमारी स्टेज और डेवलप कंट्रीज की स्टेज में हम वहाँ अभी गैप है, ठीक है, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट रिजल्ट, दैट काइंड ऑफ रिजल्ट सर? तो आप, वो तो हमारा एक मसला है ना। ठीक है, ठीक है। तो आपकी बात आ गई है कि सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए ऑटोमेशन के साथ, और 3 एरियाज जो आपने आइडेंटिफाई उन पे काम होना चाहिए। एब्सोल्युटली, एंड आई फील कि इसके बगैर आपका वे फॉरवर्ड नहीं होगा।
प्रोग्राम क्लोज करना है, फिर आपसे किसी और वक्त हम आपको ज़हमत देंगे। नाज़िर साहब, आपका क्विक कमेंट के क्या 1 पॉइंट कमेंट आप बताएं। देखिए, जो गवर्नेंस की मैंने बात की थी, अगर आपका एजुकेशन मिनिस्टर वो होगा जिसकी औलादी हो, जब आपका हेल्थ मिनिस्टर वो होगा जो इलाज, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सो मतलब ये है कि आपको पहले इसको ओन करना पड़ेगा, इस कंट्री को। बिल्कुल। सो जो लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान पे कर्जा क्यों है, उनको पहले ये देखना होगा कि वो टैक्स कितना देते हैं, और जिसको वो वोट दे रहे हैं वो टैक्स के मामलात में उसका क्या विजन है, क्या वो पॉलिसी बनाने जा रहा है, ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका टैक्स निज़ाम मजबूत नहीं होगा तो पाकिस्तान मकरूज़ ही रहेगा। ये हमारे मेहमानों का एक, अगर नटशेल में बात किया तो ये है, टैक्स निज़ाम को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि लोग आगे आएँ, लोग अपना टैक्स खुद दें और फिर लोगों को अकाउंटेबल करें। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दी है। अल्लाह हाफ़िज़।